डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार एमएसजे कॉलेज भरतपुर से एक बार फिर एक नए टॉपिक पर जो करेंट टॉपिक भी है उस पर डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है स्पेशली वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीएससी पार्ट 2 का जो थर्ड पेपर है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन ये एमएससी फाइनल का जो जीन्स एंड डिफरेंशिएशन वाला जो पेपर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो पेपर है एमएससी प्रीवियस में, उसके लिए भी ये यूज़फुल है। और इन जनरल भी अगर देखा जाए तो ये जनरल स्टूडेंट्स और पब्लिक के लिए भी बहुत यूज़फुल लेक्चर है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व जो है इस टाइम कोविड-19 की बीमारी से सफ़र कर रहा है और इसमें करोड़ों लोग जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो सभी के मन में, और इसका अभी कोई फिलहाल इलाज नहीं है। डॉक्टर हिट एंड ट्रायल में चल रहे हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन दे रहे हैं और कोई पक्का और एक पुख्ता इलाज नहीं है जिससे कि इस बीमारी से बचा जाए यदि ये एक बार बीमारी हो जाती है। वायरस जनित बीमारी है तो पूरा विश्व जो है बहुत ही, जो पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है, लीडर्स हैं, बड़े चिंतित होकर ये देख रहे हैं कि वैक्सीन इसके लिए आनी चाहिए। वैक्सीन यानी टीका। टीका मतलब यदि वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो फिर उस बीमारी जो कि वायरस या बैक्टीरिया जनित होती है तो वो फ्यूचर में बीमारी नहीं होती। ये एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग है। तो इस पर बहुत सारा काम चल रहा है वैक्सीन पर, और कई वैक्सीन पर वर्ल्ड में काम चल रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि सभी लोग साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ देख रहे हैं कि ये वैक्सीन कब तक आएगी, क्योंकि इससे बहुत लॉस हो चुका है, बहुत लॉस ऑफ लाइफ ही हुआ है। इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत तेजी से चल रहा है, इकोनॉमी जो है वो टूट गई है पूरे वर्ल्ड की। तो वैक्सीन की एक अर्जेंट डिमांड है। तो आम आदमी ये सोचता है कि कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन जो है बहुत आसानी से डेवलप हो जाती है। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और इन जनरल जो है लोगों की क्या इसके बारे में जानकारी है और वो साइंटिफिकली एक सिंपल मैनर में जान सकें कि वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये जो लेक्चर है मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो एक एक प्रोसेस को हम समझेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट 1 है। वैक्सीन किस तरह से तैयार होती है, किन किन चरणों से गुजरती है और इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पार्ट 1 में हम कुछ जानकारी लेंगे। ये एक फोटोग्राफ है जो आपको शो कर रहा है कि वैक्सीनेशन किसी एक छोटे से बच्चे को किया जा रहा है। बच्चे भी जो हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उनको कई प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो ये वैक्सीन इंजेक्टेबल वैक्सीन शो कर रही है, जो भी डॉक्टर है वो वैक्सीन लगा रही है। इंट्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि वैक्सीन होता क्या है। तो जैसा कि इस स्लाइड में शो कर रहे हैं कि इंजेक्शन ऑफ किल्ड माइक्रोब इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द माइक्रोब देयर वाई प्रिवेंटिंग द डिसीज। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन का या टीकाकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी बीमारी वायरस जनित है या माइक्रोब का मतलब होता है बैक्टीरिया, वायरस जो है। तो अगर हम उसको मार दें और यानी उसको इनएक्टिवेट कर दें या उसकी एक्टिवनेस है उसको ख़त्म कर दें और उसको जो है इम्यून सिस्टम को अगर हम प्रेजेंट करें, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इम्यून सिस्टम को प्रेजेंटेशन का प्रोसेस है, जो प्रेजेंट की जाती है चीज़, उसको एंटीजन बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम चैलेंज होगा, और चैलेंज होगा तो वो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी पैदा करेगा और वो नेचुरल फाइटिंग सिस्टम के तहत एंटीबॉडी उस माइक्रो का जो जनित या बैक्टीरिया है या वायरस है उससे जनित जो प्रोटीन है जो कि हार्मफुल हो सकता है, उसके खिलाफ काम करेगा और बीमारी नहीं होने देगा। अगर सिंपल भाषा में इसको डिस्कस करें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जो कि बैक्टीरिया वायरस से ओरिजिनेट है और वो उसके द्वारा बीमारी फैलाता है, तो वो
इम्यून सिस्टम को दिया जाना इनएक्टिव फॉर्म में, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, और नेचुरल मैनर में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके इम्यूनाइजेशन के थ्रू और व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करना, ये एक वैक्सीन का प्रोसेस होता है। इंट्रोडक्शन में इसमें यहाँ हम ये जानेंगे, हेल्दी इम्यून सिस्टम इज एबल टू रिकॉग्नाइज इन्वेडिंग द बैक्टीरिया एंड वायरस एंड प्रोड्यूस सब्सटेंसेस टू डिस्ट्रॉय देम। जो हेल्दी इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में कई इम्यूनोलॉजी के हमने लेक्चर्स अभी डिस्कस किए, जिसमें आपने समझा होगा कि जो इम्यून सिस्टम है वो नेचुरल मैनर में जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं, जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो बाहर की इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, शरीर के बाहर के इन्वायरमेंट में, उनके खिलाफ वो एंटीबॉडी पैदा कर सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन प्रिपेयर द इम्यून सिस्टम टू फाइट डिसीज, यानी इम्यूनाइजेशन जो है, जो टीकाकरण किया जाता है, वो जो है विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होती हैं, उनसे लड़ने के लिए शरीर को तैयार किया जाता है। इसमें फिर हम जानने की कोशिश करेंगे, टू ओनली immunize against the bacteria disease, it is generally possible to use the small portion of that bacteria to stimulate the formation of antibodies against the bacteria। ये वही है, इसका एक्सटेंशन है जो मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में बताया, और जो वैक्सीन कैसे किया जाता है। तो इसमें यह है कि कोई भी यदि बैक्टीरिया है तो हम उसके एक स्मॉल पोर्शन को ले लेते हैं जो कि वास्तव में डिसीज कॉज करता है। यदि वो शरीर में एंट्री पाता है तो उसको एज ए एंटीजन यूज करें तो एज ए वैक्सीन उसको यूज किया जा सकता है। इन एडिशन टू इनिशियल इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, इट हैज बीन फाउंड दैट द इफेक्टिवनेस इम्यूनाइजेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय पीरियोडिक रिपीट डोज ऑफ वैक्सीन। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, हिंदी में सरल भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी वैक्सीनेशन होता है तो उसमें वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई वैक्सीन की एक ही डोज काम कर जाती है या कुछ वैक्सीन की कई डोजेस देनी पड़ती है। तो अगर इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बनाना है तो उस वैक्सीन की पहली डोज, जिसको प्राइमिंग बोलते हैं, सब्सिक्वेंट डोजेस जो होती हैं एक निश्चित इंटरवल के बाद होती हैं, तो वो जो है बूस्टर डोज होती है। बूस्टर डोज का मतलब ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बना देना, है ना। और स्ट्रांग बनने से क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम की जो कैपेसिटी है टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन मॉलिक्यूल, जिसके अगेंस्ट में आप वैक्सीनेशन किया गया है, उसको वो अच्छे से टैकल करेगा और आपको बीमार होने से बचाएगा यदि वो नेचुरल मैनर में वो बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में एंटर करता है, और यदि वो हार्मफुल है, बीमारी उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन टाइप ऑफ वैक्सीन हम डिस्कस करेंगे। There are several different type of vaccines. Each type is designed to teach your immune system how to fight off certain kind of germs and the serious disease they cause. When scientists create vaccine, they consider बहुत तरह की मेथोडोलॉजी होती है, अप्रोच अलग अलग होती है कि वैक्सीन किस प्रकार की है। तो ये इसमें स्लाइड में, आगे की स्लाइड्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ योर इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड टू द। ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही आसान सिस्टम है, इट्स नॉट दैट इजी। तो साइंटिस्ट काफ़ी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहा है। हु नीड टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द जर्म। एक ये भी है कि किस टारगेट ग्रुप के लिए वो वैक्सीन तैयार की जा रही है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब इस स्लाइड में हम एक्चुअली ये डिस्कस करेंगे कि कितनी प्रकार की अप्रोच होती है वैक्सीन तैयार करने की। द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर अप्रोच टू क्रिएट द वैक्सीन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ दीज फैक्टर्स। साइंटिस्ट डिसाइड विच टाइप ऑफ वैक्सीन दे विल मेक। देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ वैक्सीन। अगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो 4 तरह की जो अप्रोच है वैक्सीन डेवलपमेंट की, वो 4 हैं ब्रॉडली। अगर हम देखें कि लाइव एटेंचुएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, नंबर 2 सब यूनिट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, पॉलीसेकेराइड, ये एक ही कैटेगरी है, एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड टॉक्साइड वैक्सीन। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 है लाइव एटेंचुएटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन यूज एज ए वीकेंड फॉर्म ऑफ द जर्म दैट कॉज डिसीज। इसका मतलब ये है
कि जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या जर्म है जो कि फॉरेन बॉडी है, वो शरीर में जाकर यदि जाती है तो वो बीमारी उत्पन्न करेगी। तो एक ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा उसको कमजोर कर दिया जाता है। एटेंचुएटेड का मतलब होता है उसको कमजोर कर देना। यदि वो शरीर में चला भी जाता है तो वो बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा, और करेगा भी तो माइल्ड किस्म की होगी। तो एज ए एंटीजन उसको यूज किया जाता है। तो ये एक अप्रोच है वैक्सीन के लिए, because these vaccines are so similar to the natural infection that they help prevent, they create a strong and long lasting immune response. Just one or two dose of the most live vaccine can give you a lifetime protection against a germ and the disease it causes. इसका मतलब ये हुआ सरल भाषा में अगर देखें, क्योंकि उनको सिर्फ कमजोर किया गया, ठीक है, जो भी जर्म है उसको कमजोर किया गया है, तो वो एज ए नेचुरली होता है बिल्कुल। इट इज वेरी सिमिलर टू नेचुरल सिस्टम, है ना, जहां से वो आ रहा है, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसके काफी सिमिलर होता है। तो इट एक्चुअली कॉजेस स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स और लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये लंबे समय तक इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ काम करता है। तो एक या दो डोज ही इसके लिए काफ़ी होती हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी टेक्निकल रिसर्च की भी आवश्यकता होती है। जितना ये एक सेंटेंस में बताया गया इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इट इज़ दी अप्रोच। अब ये जो वैक्सीन है, पहले नंबर की जो अप्रोच हम बता रहे हैं कि लाइव अटेंचुएटेड जो वैक्सीन है, ये जो है कुछ डिसीजेस हैं जिनके खिलाफ डेवलप की गई है ये अप्रोच, और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। इन डिसीजेस का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। मीजल्स हैं, बच्चों में होते हैं, मम्स, रूबेला, रोटावायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, इनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिवली इस अप्रोच को यूज करते हुए वैक्सीन डेवलप की गई। अब इस वैक्सीन की लिमिटेशन को भी हमें जानना चाहिए। बट लाइव, जैसे लिस्ट में लिखा है कि लाइव वैक्सीन आल्सो हैव सम लिमिटेशंस, फॉर एग्जांपल बिकॉज दे कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वीकेंड लाइव वायरस, सम पीपल शुड talk to their health care provider because before receiving them, such as people with the weakened immune system, long term health problem, or people who have had organ transplant। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है ऐसे लोग, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है ऐसे लोग, तो इन लोगों को ये वैक्सीन लेने से पहले अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, यानी डॉक्टर्स हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, उनसे डिस्कस करना चाहिए। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इसका मतलब ये हुआ कि उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर होता है, तो यदि हम देंगे भी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये प्रिकॉशन लिया जाना। दे नीड टू बी केप्ट कूल। इसका मतलब ये है कि ये जो वैक्सीन है वो एक रेफ्रिजरेशन में रखी जानी चाहिए, और ऐसे कंट्रीज में जहाँ पर मान लीजिए जो पुअर कंट्रीज हैं और ये जो है उसको ठंडा रखने की फैसिलिटी नहीं है, यानी 4 डिग्री टेम्परेचर पर रखने की फैसिलिटी नहीं है या बर्फ़ में रखने की फैसिलिटी नहीं है, तो ये क्या होता है कि वैक्सीन का इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। नंबर 2 आती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। Inactivated vaccine use the killed version of the germ that cause disease। इसका मतलब ये, अगर सिंपल भाषा में हम समझें, जैसे वो जो थी लाइव एटेंचुएटेड वैक्सीन थी, यानी उसको कमजोर किया गया था। इसमें क्या है कि जो भी एंटीजन यूज किया जाना है उसको पूरी तरह से किल कर दिया जाता है, यानी बिल्कुल इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये एक अप्रोच इसमें यूज की जाती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजुअली डोंट प्रोवाइड इम्यूनिटी दैट एज स्ट्रॉन्ग एज लाइव वैक्सीन, यानी उसके मुकाबले में, अगर जो लाइव वैक्सीन के मुकाबले देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स या इतनी अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं। सो यू मे नीड सेवरल डोजेस फॉर ओवर द टाइम इन ऑर्डर टू गेट ऑन गोइंग इम्यूनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए काफ़ी बूस्टर डोजेस की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक डोज ले ली वैक्सीन की, उसके बाद 4 महीने बाद या जैसा भी वैक्सीन का रिसर्च हुआ है, 1 साल बाद, फिर उसके बाद 2 साल बाद, या फिर उसके बाद 3 साल बाद उसकी बूस्टर डोज की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए इम्यून सिस्टम को बार बार तैयार करना पड़ता है और उसको मेमोराइज करना पड़ता है।
वैक्सीन जो यूज़ हो रही हैं वो हैं इसमें जो डिसीजेज हैं उनके लिए यूज़ होती हैं वो हैं हेपेटाइटिस ए, काफ़ी डेंजरस बीमारी है और जिसे कहना चाहिए लिवर से रिलेटेड है, फ्लू है, पोलियो है, रेबीज़ है, ये जो है इस अप्रोच को इसमें यूज़ किया जाता है। तीसरी जो अप्रोच है वो है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये सेवरल जो है एंटीजन के प्रकार होते हैं कि उसके आधार पर इनको क्लब किया गया है, तो इसको भी वैक्सीन के तौर पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। और बिकॉज दीज वैक्सीन यूज ओनली स्पेसिफिक पीस ऑफ जर्म, तो ये क्या होता है कि यानी जो जर्म या वायरस या बैक्टीरिया होता है उसका कोई प्रोटीन लेके, स्पेसिफिक पोर्शन लेके या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लेके एज ए एंटीजन उसको यूज किया जाता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स क्रिएट करती है और ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो अगर उसके मुकाबले में देखें कि ये जो है आपका जो सेकंड अप्रोच थी उसके मुकाबले में ये काफ़ी इफेक्टिव होती है और ये अप्रोच कई वैक्सीन्स को तैयार करने के लिए यूज़ हो रही है, सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। इसको बाद में किसी लेक्चर में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आप देखें कि जो इस अप्रोच को यूज़ करते हुए जो डिफरेंट बीमारियां हैं उनको या डिसीजेज हैं जो मॉलिक्यूल्स कॉज करते हैं वो ये हैं, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी, ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वूपिंग कफ, न्यूमोकोकल डिसीज एंड सिंगल्स, है ना। तो ये मार्केट में अवेलेबल है पब्लिक यूज़ के लिए और ये वैक्सीनेशन होने के बाद इन बीमारियों से बचा जाता है और इसको मैंडेटरी भी कर दिया है डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने कि ये वैक्सीन्स वो लगवाएं और ऐसी बीमारियों से बचें। चौथी जो अप्रोच है वो टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड का मतलब होता है कि जो चीज़ कोई जहरीली है या विषैली है उसको यूज़ करते हुए, उसको एज ए एंटीजन यूज़ करते हुए वैक्सीन को तैयार करना। जैसे कि इस पॉइंट में लिखा है टॉक्साइड वैक्सीन यूज ए टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब होता है हार्मफुल प्रोडक्ट मेड बाय द germ that cause a disease. They create immunity to the part of the germ that cause a disease instead of germ itself. That means the immune response is targeted to toxin instead of whole germ. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, तो बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, तो वो होल बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीन नहीं होगी, उस टॉक्सिन है उसके खिलाफ वैक्सीन होगी, तो वो स्पेसिफिकली उस टॉक्सिन से होने वाली बीमारी को एकदम रोकेगी। तो ये जो है एक अपने में एक यूनिक अप्रोच है और इस अप्रोच को यूज करते हुए भी कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और बहुत से साइंटिस्ट इस अप्रोच को यूज करते हैं। लाइक सम अदर टाइप ऑफ वैक्सीन यू मे नीड बूस्टर शूट टू गेट ऑनगोइंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड्स में कि इसके लिए भी बूस्टर डोजेस की आवश्यकता होती है और ये डिपेंड करता है वैक्सीन टू वैक्सीन। ये नहीं है एक तरह से उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सभी वैक्सीन के लिए कितनी बूस्टर्स की आवश्यकता होगी। ये वैक्सीन टू वैक्सीन और रिसर्च पर और उसमें किस तरह के रिजल्ट आते हैं उस पर डिपेंड है। जो डिसीजेज हैं जिनसे प्रोटेक्शन, जिनके खिलाफ प्रोटेक्शन मिलता है वो है डिप्थीरिया है, टिटेनस है। टिटेनस जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले जो है एक जिसको हो जाता था उसका बचना मुश्किल होता था और जब से इसकी वैक्सीन डेवलप हुई है तो अगर आप देखेंगे कि ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई। फ्यूचर की कुछ और वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे जिसमें कुछ कुछ अप्रोचेज हैं। डिड यू नो दैट साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन क्रिएट द न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन। तो इसमें वही लिखा हो डीएनए वैक्सीन के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, ये इनएक्सपेंसिव भी होती हैं और ये जो है स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं। तो इन डीएनए वैक्सीन पर भी काफ़ी काम कर रहा है। कोविड में भी आप देख रहे हैं कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन पर भी काफ़ी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। Recombinant vector vaccines act like natural infection. They are especially good at teaching the immune system how to fight. Recombinant vectors पर भी ये भी एक अप्रोच है, तो ये भी इसको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर में
मैंने जो फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस किया वो सिंपली ये डिस्कस किया कि वैक्सीन क्या होती है, जो कि हम पहले लेक्चर्स में भी, पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी स्पेसिफिकली जो ये लेक्चर फोकस था, फर्स्ट पार्ट का जो लेक्चर फोकस था वो ये था कि वैक्सीन के लिए एंटीजन और जो अप्रोच जो होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें हमने 4 अप्रोचेस को मेनली डिस्कस किया, और नई जो अप्रोच है डीएनए बेस्ड वैक्सीन वगैरह है उसको भी हमने डिस्कस किया। तो ये जो है आगे का जो पार्ट आएगा वो इससे आगे का जो वैक्सीन, जैसे आपके पास यू हैव एंटीजन, उसके बाद उसको एनिमल्स पर कैसे ट्राई करना उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप उसको अच्छे से देखिए। थैंक यू वेरी मच।